हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 11 दिसंबर को विश्वासमत हासिल करेगी हेमंत सरकार। चुनावी समर में जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार झारखंड की गद्दी को संभालने में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के पटल पर 11 दिसंबर को विश्वासमत हासिल करने वाले हैं। मंत्रिपरिषद के गठन होने के बाद आगामी 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर सबकी नजर टिकी हुई है। 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र को शांतिपूर्ण संचालित कराने को लेकर शुक्रवार 6 दिसंबर को विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों को निर्देशित करते हुए प्रोटेम स्पीकर ने सत्र के दौरान विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित होने के अलावे परिसर में आने वाले आगंतुकों के प्रवेश पर नजर रखने को निर्देशित किया। इस बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने कहा कि इस बार सदन की कार्यवाही के दौरान आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस सत्र के दौरान विधानसभा के कर्मी पास लेकर रहेंगे। झारखंड विधानसभा का सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 4 कार्य दिवस होंगे। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर प्रो स्टीफन मरांडी के द्वारा दिलाया जाएगा। इसके बाद दूसरे दिन नए विधानसभाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद हेमंत सरकार विश्वासमत हासिल करेगी। इसी दिन सरकार अपना द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। अंतिम दिन 12 दिसंबर को पहली पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा और चर्चा होगी। हेमंत कैबिनेट की पहली बैठक में मंत्रियों को मिला होमवर्क। 17 बिंदुओं पर चर्चा के साथ सीएम ने दिए दिशा निर्देश। लगातार दूसरी बार झारखंड की गद्दी संभालने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्यकाल के पहली कैबिनेट बैठक की, जिसमें सभी मंत्री शामिल हुए। इस मीटिंग में सीएम ने मंत्रियों को कई टास्क भी सौंपा है। रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने रोड मैप बनाने के लिए मंत्रियों के साथ 17 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए होमवर्क भी सौंपा है, जिन बिंदुओं पर मंत्रिपरिषद की बैठक में और भी प्रस्तावों के रूप में चर्चा और दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए। धुरवा डैम से युवक का शव बरामद। नगड़ी थाने में हत्या का केस दर्ज। नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित धुरवा डैम से नगड़ी पुलिस ने शुक्रवार को सुबह 8 बजे एक युवक का शव बरामद किया। सुबह डैम की ओर घूमने गए स्थानीय लोगों की नज़र डैम के किनारे पानी पर तैरते हुए शव पर पड़ी। फिर उन्होंने इसकी सूचना नगड़ी थाने को दी। सूचना पर पहुंची नगड़ी पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला और प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। शव 3-4 दिनों से पानी में पड़े होने जैसा लग रहा था। शव पर बाहरी किसी चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। शव की पहचान धुरवा एसीटी 603 क्वार्टर में रहने वाले अखिलेश कुमार सिंह के 26 वर्षीय पुत्र आतिश कुमार उर्फ लाला के रूप में हुई। धुरवा डैम में शव मिलने की सूचना मिलते ही आतिश कुमार के परिजन वहां पहुंचे और शव की पहचान की। इस संबंध में आतिश कुमार के पिता अखिलेश कुमार सिंह ने नगड़ी थाने में शुक्रवार शाम अपने बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। उन्होंने बेटे की हत्या का आरोप उसके दोस्तों पर ही लगाया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आतिश कुमार को उसका दोस्त अविनाश कुमार 1 दिसंबर की रात 8 बजे घर से बुलाकर ले गया था। उसके बाद से वह घर वापस नहीं लौटा। 2 दिन तक उसके वापस नहीं लौटने पर धुरवा थाने में 4 दिसंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मृतक के पिता अखिलेश कुमार सिंह ने अविनाश सहित उसके अन्य 4 दोस्तों पर मिलकर बेटे की हत्या करने और साक्ष्य छिपाने के लिए उसके शव को धुरवा डैम पर फेंक देने का आरोप लगाया है। मृतक आतिश कुमार अपनी पढ़ाई पूरी कर फिलहाल घर पर ही रहता था। उसके शव मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड में घट रहा अधिकतम तापमान।
8 दिसंबर को 11 और 9 को 21 जिलों में होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 2 दिन की बारिश से झारखंड में ठंड का दौर आने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि 8 दिसंबर को झारखंड के 11 जिलों में और 9 दिसंबर को 21 जिलों में वर्षा होगी। राज्य के पश्चिमी और उससे सटे जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगले दिन 9 दिसंबर को 21 जिलों में वर्षा होगी। राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को छोड़ पूरे झारखंड में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की भी संभावना है। इस दौरान कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद फिर तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। हालांकि 7 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में कोहरा धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। राज्य सरकार का विद्यार्थियों के लिए तोहफा, 4 लाख तक लोन लेने पर नहीं देना होगा कोई ब्याज। हेमंत सोरेन सरकार की गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में विद्यार्थियों को 4 लाख तक का लोन लेने पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। बता दें कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने का कारण है कि पैसों का अभाव किसी की उच्च शिक्षा में बाधक न बने। इसके लिए सरकार छात्रों को 15 लाख रुपए तक का लोन देगी। इसमें से 4 लाख रुपए तक के लोन पर छात्रों को कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए विद्यार्थियों को राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। बहरहाल इसमें ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि हेमंत सरकार के गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों के पास आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। वहीं इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने के लिए छात्रों को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट gscc.jharkhand.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगली विंडो खुलने पर छात्र अपनी जानकारी सही से उसमें भरेंगे और सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों को स्कीम का लाभ मिलेगा। जानकारी हो कि इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई करना अनिवार्य है। जानकारी हो कि सीएम के इस कार्यकाल में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके अंतर्गत अब ऐसे छात्र भी योजना का लाभ ले सकते हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा लेने के लिए पहले से ही किसी बैंक से लोन ले रखा है। इसके लिए उन्हें केवल पहले लिया हुआ लोन बंद कर संबंधित बैंक से एनओसी लेना होगा। इसके बाद उन छात्रों को भी उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक ऋण मिल सकेगा। सेना की जमीन की अवैध बिक्री मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त मामले में आरोपी अमित कुमार अग्रवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अमित अग्रवाल की ओर से याचिका में कहा गया है कि 7 जून 2023 में हुई उनकी गिरफ्तारी की वजह ईडी ने लिखित रूप में नहीं बताई। इसे अवैध बताते हुए उनकी रिहाई की मांग की गई है। इस मामले में अमित अग्रवाल का पक्ष सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और हाईकोर्ट के अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा, अभिषेक अग्रवाल व अमृता सिन्हा ने रखा। ईडी ने इस मामले में अमित अग्रवाल समेत 10 लोगों के खिलाफ ECIR 1/2023 के तहत आरोप दर्ज किया है। बरियातू थाने में दर्ज कांड संख्या 141/2022 के आधार पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए अदालत में आरोप दाखिल किया है। इसमें अमित अग्रवाल और पूर्व डीसी छवि रंजन समेत अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने झारखंड के स्कूलों को बेहतर बनाने का उठाया बीड़ा।
झारखंड में सरकारी शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में राज्य के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए कई स्तर पर काम करने की बात कही है। प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में संपूर्ण कैबिनेट की पहली बैठक के बाद खास बातचीत में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था और पूरे विभाग की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में ग्रामीण विद्यालयों में विद्यार्थी है तो वहां शिक्षकों का अभाव है, शहरों में शिक्षकों की उपलब्धता है तो वहां विद्यार्थियों की कमी है। ऐसे विद्यालयों की पहचान कर इस असमानता को दूर किया जाएगा। बातचीत में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों को कार्य करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर समीक्षा कर रिपोर्ट कलेक्ट करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां तक संभव हो सके विभाग की समस्याओं का समाधान करें। रांची के रास्ते ओडिशा से हो रही गांजा तस्करी, 406 किलो गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची के रास्ते ओडिशा से गांजा की तस्करी हो रही थी। इसकी गुप्त सूचना एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में लगभग 406 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें धर्मवीर सिंह और राजेंद्र सिंह शामिल हैं। मामले की जानकारी एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि ओडिशा से रांची की ओर कंटेनर ट्रक में गांजा लोड करके ले जाया जा रहा है। इसके बाद एक टीम का गठन हुआ, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए रांचीरामगढ़ मार्ग में उकरीद नकवाटोली के पास कंटेनर ट्रक को पकड़ा। इस ट्रक की तलाशी ली गई तो केबिन के अंदर ड्राइवर सीट के पीछे बने बॉक्स से कुल 16 प्लास्टिक के बोरा में करीब 406 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। बता दें कि गांजा संबलपुर से लाकर टोल गेट के आगे रामगढ़ में देना था। इस दौरान जब्त किए गए गांजा का मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन, एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे सभी विभाग। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म होने पर मुख्यमंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने मंत्रिमंडल और पदाधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट भवन में बैठक की। इस दौरान हमने तय किया कि राज्य को एक बेहतर दिशा कैसे दी जा सकती है। इसमें हमने कुछ 15-16 बिंदु बनाए हैं, जिसके अनुरूप हम राज्य को दिशा देने के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों की समीक्षा करना शुरू करेंगे। विभागीय जिला कार्यालय तक ये समीक्षाएं चलेंगी। सभी जिलों में बैठक होगी और सभी विभागों के सभी मंत्री उसकी समीक्षा करेंगे। जिला में क्या दोष गुण और सही गलत चल रहा है, सभी की समीक्षा होगी। किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की नहीं, इसकी जानकारी ली जाएगी। सभी विभागों में लोगों की प्रोन्नति को लेकर भी समीक्षा होगी। जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सभी विभागों को दुरुस्त करने को कहा गया है। हेडक्वार्टर से लेकर जिला कार्यालय और प्रखंड कार्यालय तक जहां जहां लोग हैं, सभी योजनाओं का आकलन करेंगे। उन सभी योजनाओं की आज के समय में क्या आवश्यकता है, इस बात का भी आकलन होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2 महीने के अंदर मंत्रीगण सभी जिला कार्यालयों का भ्रमण करेंगे और जिला स्तर पर विभाग की समीक्षा करेंगे। पदाधिकारियों की कार्य कुशलता और कार्य दक्षता की भी मंत्रीगण समीक्षा करेंगे। इन बातों का सभी मंत्री समय समय पर मुझे भी आकलन कराएं, ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। अब सभी मंत्रीगण आने वाले समय के लिए रोड मैप तैयार करने में लग जाएंगे। इसके अनुरूप सारे रिपोर्टों को संग्रहित करते हुए सभी विभाग एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बालू घाटों के टेंडर के लिए एनजीटी के पास आवेदन देने का निर्देश। राज्य के सभी बालू घाटों से बालू उठाव का टेंडर नहीं किए जाने के लिए अदालत ने प्रार्थियों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के पास आवेदन देने की छूट देते हुए याचिका निष्पादित कर दी।
चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बालू व्यवसायी संघ की जनहित याचिका पर शुक्रवार को यह निर्देश दिया। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य में 444 घाट से बालू उठाव होता है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 23 घाट से ही बालू उठाने का टेंडर जारी किया है। अदालत से आग्रह किया गया कि सभी घाटों से बालू के उठाव करने के लिए सरकार को प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया जाए। सरकार की ओर से बताया गया कि एनजीटी के प्रावधान के अनुसार फिलहाल 23 घाटों से ही बालू की निविदा की जा सकती है। इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है, शीघ्र ही इसे बढ़ाया जाएगा। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वह इस मामले में एनजीटी के पास आवेदन दें। एनजीटी ही इस मामले की सुनवाई करेगा। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। गुमला में सड़क हादसा, 2 बाइक की टक्कर में 2 की मौत, 3 घायल। गुमला जिला में डुमरी थाना क्षेत्र के नवाड़ीह पंचायत अंतर्गत बिर्री पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां 2 बाइक की सीधी भिड़ंत होने से मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के बताए अनुसार शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार से आ रही बाइक सवार विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बाइक की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और उसमें सवार लोग हवा में उछल गए, जिससे सभी सड़क पर ही इधर-उधर गिर गए। वहीं ग्रामीणों एवं राहगीरों के सहयोग से 108 नंबर में फोन किया व पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर एम्बुलेंस के पहुंचने पर सभी लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया है। रांची नगर निगम ने शहर के चौमुखी विकास का खाका किया तैयार। नगर निगम सभागार में शुक्रवार को नगर आयुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। नगर आयुक्त ने निगम पदाधिकारियों संग शहर के विकास के लिए विचार विमर्श किया। उन्होंने आधारभूत संरचना के विकास एवं वर्तमान में आ रही कठिनाइयों पर परिचर्चा की। साथ ही शहर के चौमुखी विकास के लिए FAR, मास्टर प्लान, लेआउट प्लान, पार्किंग, निर्माण कार्यों में विचलन, पुराने भवनों का रेगुलराइजेशन, जर्जर भवनों का रेनोवेशन आदि अहम सुझाव दिए। शहर को प्रदूषण मुक्त करने, ग्रीन जोन बनाने, ओपन स्पेस को बढ़ाने, गली मोहल्लों की व्यवस्था बेहतर करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई। नगर आयुक्त ने सभी को आश्वस्त किया कि जो कार्य निगम स्तर से निष्पादित होने हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। जिन बिंदुओं पर राज्य सरकार की जरूरत होगी, प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। इस अवसर पर अपर प्रशासक फिल्व्यूस बारला, अपर प्रशासक संजय कुमार, नगर निवेशक राम बदन सिंह, नगर निवेशक शाखा के पदाधिकारी, झारखंड के सभी निबंधित वास्तुविद तथा अन्य कर्मी शामिल थे। लातेहार में कोयला व्यवसायी के घर फायरिंग, अपराधियों ने अंधाधुंध बरसाई गोलियां। लातेहार जिला में अपराधी पूरी तरह बेलगाम हो गए हैं। इसकी एक बानगी शुक्रवार को देखने मिली, जब अपराधियों ने बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित कोयला व्यवसाय और भाजपा नेता मुकेश कुमार के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। अज्ञात अपराधियों के द्वारा की गई गोलीबारी की घटना CCTV में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। DSP विनोद रवानी के निर्देश पर थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। दरअसल कोयला व्यवसाय मुकेश कुमार के घर के बाहर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 अपराधी आए और उनमें से 2 अपराधी मोटरसाइकिल से उतर गए। अपराधी बंदूक लहराते हुए मुकेश कुमार के घर के दरवाजे के पास अंधाधुंध फायरिंग आरंभ कर दिया। इस दौरान अपराधियों के द्वारा गाली गलौज भी की गई। लगभग 6 राउंड गोली चलाने के बाद अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार हो गए और 2 हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग मुकेश कुमार के घर के पास पहुंचे।
लेकिन तब तक अपराधी वहां से फरार हो गए थे। इसके बाद में लोगों ने इस वारदात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर सुनवाई। भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी। झारखंड की राजधानी रांची में उपायुक्त के पद पर पदस्थापित मंजूनाथ भजंत्री की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में हुई। इस दौरान कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए पक्ष रखने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 7 जनवरी को निर्धारित कर दी गई है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को आईएएस अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने और उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने के आदेश के खिलाफ दायर अपील की याचिका स्वीकार की थी। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मंजूनाथ भजंत्री को चुनावी कार्यों से दूर रखा गया था। इसके अलावा राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के दौरान उन्हें आनन फानन में रांची डीसी के पद से हटाया गया था। साथ ही उनके स्थान पर वरुण रंजन रांची डीसी के पद पर पदस्थापित हुए थे। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद राज्य सरकार ने वापस मंजूनाथ भजंत्री को रांची का उपायुक्त नियुक्त कर दिया। हेमंत कैबिनेट में मंत्रियों के बीच हुआ विभागों का बंटवारा। जानिए सीएम ने अपने पास रखे कितने विभाग। झारखंड में हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सभी 11 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। इसकी जानकारी शुक्रवार 6 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई। इस दौरान कई ऐसे विभाग रहे जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास ही रखा, वहीं बाकी विभाग मंत्रियों को आवंटित कर दिए हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पास कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा के साथ साथ गृह विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग रखा है। इसके साथ ही अन्य विभाग जो मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। पलामू जिले के छतरपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस विधायक राधा कृष्ण किशोर को वित्त विभाग सौंपा गया है। बता दें कि वह वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास विभाग और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री भी होंगे। जामताड़ा से विजयी होने वाले डॉक्टर इरफान अंसारी को सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का मंत्री बनाया है। इसके साथ ही उन्हें खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों और आपदा प्रबंधन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। हेमंत कैबिनेट में शामिल महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोकारो डीसी ने की मेडिकल कॉलेज निर्माण की समीक्षा, समस्याएं दूर करने का निर्देश। बोकारो की डीसी विजया जाधव ने शुक्रवार को सेक्टर 12 में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। डीसी ने बैठक में मौजूद निर्माण कर रही एजेंसी केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि सक अब तक हुए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल सहित अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की। एजेंसी के प्रतिनिधि ने भूमि के आसपास से अतिक्रमण व बिजली पोल हटाने की मांग की, जिस पर डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को इस दिशा में त्वरित पहल करने का निर्देश दिया। कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण में आ रही समस्याओं को जल्द दूर करें। बैठक में अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, चास एसडीओ प्रांजल ढांडा, जिला नजारत उप समाहर्ता वंदना शेजवलकर, सिटी डीएसपी आलोक रंजन, भवन निगम के कार्यपालक अभियंता बीएसएल के एके सिंह, चास सीओ दिवाकर दुबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उग्रवादी आगजनी की वारदातें नहीं रुकी तो नपेंगे अफसर, सीधे मुख्यालय से होगी कार्रवाई।
झारखंड के कुछ जिलों में नक्सली और उग्रवादियों के साथ साथ कुछ आपराधिक तत्वों ने गोलीबारी आगजनी कर दहशत फैला रखा है। लातेहार, खूंटी और हजारीबाग जैसे जिले बेहद संवेदनशील हो गए हैं। यहां आए दिन वाहनों को आग लगाया जा रहा है। ऐसे मामलों को लेकर अब पुलिस मुख्यालय बेहद सख्त हो गया। झारखंड के डीजीपी ने आगजनी के सभी मामलों की डिटेल रिपोर्ट के साथ साथ 7 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। इसके साथ ही कार्रवाई की भी तैयारी है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोलवी होमकर ने बताया कि हाल के दिनों में हजारीबाग, खूंटी, चतरा, रांची और लातेहार में नक्सली उग्रवादी स्प्लिंटर ग्रुप और अपराधी गुटों के द्वारा आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। जिन स्थानों पर आगजनी और फायरिंग की वारदातें हुई है, अधिकतर मामलों में स्थानीय थाना को सूचना दी जाती है। पूर्व में यह निर्देश दिया गया था कि ऐसे सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाए। ऐसे सभी मामलों में थाना प्रभारी को बेहद सचेत रहने की जरूरत है। प्रभावित जिलों के एसपी को खुद से पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। आईजी अभियान अमोल होमकर ने बताया कि आपराधिक गुटों द्वारा आगजनी और फायरिंग के मामलों में अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया, साथ ही ऐसे मामलों में अगर संबंधित थाना प्रभारियों की भूमिका लापरवाही भरी रही तो उनके ऊपर सीधे पुलिस मुख्यालय से कार्रवाई की जाएगी। आईजी अभियान ने बताया कि जिन जिलों में उग्रवादियों, नक्सलियों और अपराधी गुटों के द्वारा वारदातों को अंजाम दिया गया है, वहां उनके खिलाफ मजबूत पुलिसिया कार्रवाई के निर्देश सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को दिया गया है। सांसद ढुल्लू महतो ने सेल के चेयरमैन से की मुलाकात। बोकारो में स्टील बिक्री केंद्र खोलने की मांग। सांसद ढुल्लू महतो ने शुक्रवार को दिल्ली में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें सांसद ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और विकास से जुड़ी कई मांगों से अवगत कराया है। सांसद ढुल्लू महतो ने बोकारो में स्टील ब्रिकी केंद्र की स्थापना की मांग अमरेंदु प्रकाश से की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बोकारो स्टील प्लांट से उत्पादित स्टील गाजियाबाद और पंजाब के गोविंदगढ़ भेजा जाता है, जिससे बोकारो के निवासियों को इस स्टील का लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में लंबी दूरी की ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है, जिससे स्थानीय उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने सुझाव दिया कि बोकारो स्टील प्लांट में ही एक स्टील ब्रिकी केंद्र खोल दिया जाए तो क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और स्थानीय व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित भूमि के पुनः उपयोग और पुनर्वास का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने बताया कि 1950-60 के दशक में इस प्लांट के लिए 31,287 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन वर्तमान में केवल 4.5 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र का निर्माण हुआ है। उन्होंने पत्र के माध्यम से पूछा है कि शेष भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा और क्या वह भूखंड प्रभावित रियायतों को वापस किया जाएगा। सांसद ने भूस्वामियों और प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए उचित समस्या के समाधान की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग न होने पर इसे सार्वजनिक कल्याण के अन्य कार्यों या भूस्वामियों को लौटाने पर विचार किया जाना चाहिए। आप्त सचिव और निजी स्टाफ चुनने में सावधानी बरतना। सीएम ने पहली बैठक में मंत्रियों को दी नसीहत। विवादित लोगों को मंत्री ऑफिस से दूर रखें। मंत्रिमंडल गठन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि आप सचिव तथा निजी स्टाफ रखते समय उसका बैकग्राउंड देख ले, ताकि विवादित कर्मचारी मंत्री कार्यालय में जगह नहीं बना सकें। वहीं कहा कि कैबिनेट में भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर स्वयं संतुष्ट हो लें। जरूरत पड़े तो वित्त, विधि और कार्मिक विभाग से भी संपर्क करें। इससे समय पर प्रस्ताव बैठक में आ सकेगा।
सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी मंत्री अपने अपने विभाग के सभी जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर विभागीय कार्यों की समीक्षा करें, विभाग की योजना के लाभुकों से मुलाकात करें, उनसे भी फीडबैक लें, योजनाओं को समझते हुए उसके गुणदोष का अध्ययन करें, वैसी योजनाएं जो बहुत दिनों से लंबित हैं, उसके लंबित रहने के कारण की समीक्षा करें और उसको पूरा कराने के लिए कार्रवाई करें। मंत्रियों को दिए गए निर्देश के अनुसार वैसे विभाग जिनमें राजस्व प्राप्ति की बेहतर संभावनाएं हैं, वे राजस्व स्रोत की समीक्षा कर राजस्व बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करें। कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें आज की स्थिति के अनुसार बदलाव जरूरी होगा या कुछ बातों की वजह से काम करने में दिक्कत आ रही होगी, उसका समाधान निकालें। राज्य में आपके विभाग के योजना से अगर कोई क्षेत्र छूटा हुआ है, खासकर दूर दराज के क्षेत्र, SC सेंट क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, उसके लिए योजना के प्रस्ताव पर विचार करें। पैसे की कमी से नहीं रुकेगी झारखंड की बेटियों की पढ़ाई, हेमंत सोरेन की इस योजना से मिलेंगे 40,000। हेमंत सोरेन सरकार स्कूली बच्चियों के बढ़ते स्कूल ड्रॉप आउट को देखते हुए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार स्कूली बच्चियों के खाते में 5 बार में 40,000 पैसे भेजती है। यह मदद कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक मिलती रहती है। झारखंड की वैसी छात्राएं जो 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। 8वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 2,500 रुपये, 9वीं में 2,500 रुपये और फिर इसके बाद 12वीं तक 5,000 रुपये मिलते हैं। इसकी अंतिम किस्त जब लड़कियों की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो उन्हें एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं लड़कियों को मिलेगा जिनके माता पिता केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में नहीं हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं ही इसका लाभ ले सकती हैं। छात्राओं को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। इनमें छात्राओं को पासपोर्ट साइज फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक खाते का पासबुक, आय प्रमाण पत्र, स्कूल का ID कार्ड, प्रवेश प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे। छात्राओं को पहले स्कूल से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद छात्राओं को आंगनबाड़ी सेविकाओं की मदद से सारे जरूरी पेपर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के ऑफिस में जमा कराने होंगे। फिलहाल अभी यह योजना ऑफलाइन की जा रही है। झारखंड सरकार का इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बालिका शिक्षा पर जोर देना, बाल विवाह की प्रथा का अंत करना, उच्च शिक्षा के लिए आने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करना शामिल है। सरकार सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना की मदद से छात्राओं के स्कूल ड्रॉप आउट में गिरावट लाना चाहती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।